हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिया एक बड़े बिजनेसमैन धनराज राठौर की बेटी होती है, लेकिन रिया को एक गरीब घराने के लड़के से प्यार होता है जिसका नाम विपुल रहता है। विपुल और रिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिया, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन पूरे दिल से दे रहा हूं मैं तुम्हें ये। हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू अ लॉट रिया। लव यू टू एंड इट्स ओके विपुल, तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है और वो भी मेरे जन्मदिन पर। मुझे इससे ही खुशी मिली। अब इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इसके अंदर तुम्हारा मेरे लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। विपुल भले ही गरीब था, लेकिन वो रिया को हमेशा खुश रखता था, फिर चाहे वो खुशी किसी छोटी से छोटी चीज़ से ही क्यों ना हो। जब रिया अपने माता पिता धनराज और नीता को अपने और विपुल के रिश्ते के बारे में बताती है, तभी आर यू मैड रिया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम उस फटीचर गरीब 2 कौड़ी के विपुल से शादी करना चाहती हो। वो कहां और तुम कहां? रिया बेटा, देखो हम इतने अमीर हैं, उस विपुल में और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क आप दोनों की सोच में है मॉम डैड, क्योंकि आप दोनों को सब कुछ बस स्टेटस और रिचनेस के हिसाब से लगता है। आप दोनों बस बिजनेस माइंडेड हो। जो पेरेंट्स अपनी बच्ची के इमोशंस को कभी समझ नहीं पाए, वो उसके प्यार को क्या समझ पाएंगे। हाँ, रिया भावुक हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और विपुल के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेती है। विपुल और रिया दोनों अब विपुल के घर यानी रिया के ससुराल जाते हैं, जहाँ उसकी सास ललिता उसका स्वागत आरती और मुंह मीठा करा के करती है। रिया के ससुराल में उसकी सास ललिता, ससुर जयचंद, जेठ संग्राम और जेठानी चित्रा होते हैं। रिया, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये देसी घी के लड्डू बनाए हैं। देवर जी बता रहे थे कि तुम्हें ये लड्डू बहुत पसंद है। वाह, यम, मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चित्रा भाभी। रिया बहू, तुम्हें यहाँ घर को ससुराल समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। चलो जल्दी जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हारी चंपी करूंगी। मैं बाजार जा रहा हूं, आते वक्त तुम्हारे लिए एक सुंदर सी चप्पल लेते आऊंगा। हाँ रिया बहू? ओके पापा जी और माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जो प्यार मुझे मेरे सगे मॉम डैड नहीं दे पाए, वो मुझे यहाँ अपने ससुराल में आकर मिल रहा है। रिया का गरीब ससुराल में सभी उसे भरपूर प्यार देते। वो अपनी सास के साथ बातें करती है और छत पर पापड़ सुखाती है, आंगन में गोबर लीपती है, जेठानी के साथ नई नई डिशेस बनाकर सीखती है, अपने ससुर के साथ वो किताबें पढ़ती है। इस तरह रिया को जो खुशियां उसके अमीर मायके में कभी नहीं मिल पाई, वो उसे उसके गरीब ससुराल में मिलने लगती है। लेकिन रिया और विपुल की शादी से धीरज और नीता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों रिया को फिर से मायके बुलाने के लिए फोन कॉल तो करते हैं, लेकिन रिया उन्हें मना कर देती है। इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने माँ बाप से बिना पूछे उस गरीब लड़के से शादी कर ली, वो भी मंदिर में जाकर। धनराज, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी भी वक्त है हमारे पास। हमें अपनी बेटी को उस गरीब ससुराल से दूर करना होगा और उसकी शादी एक अमीर लड़के से करानी होगी, वरना हमारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? वो विपुल जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त ही है। मैं उससे कहकर विपुल को कंपनी से निकालने के लिए कह देता हूँ। जब पति के पास कुछ नहीं बचेगा, तब थक कर तो जरूर आएगी ना रिया हमारे पास। देखना तुम नीता। प्लान अच्छा है। आई होप इट वर्क्स। इट विल वर्क एंड दैट टू 100%। धनराज उस कंपनी के मालिक से कहकर विपुल को नौकरी से निकलवा लेता है। विपुल को उसका टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, जिसे देखकर विपुल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। टेंशन मत लो विपुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे बिना किसी रीजन के कोई एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है, वो भी इतने अच्छे परफॉर्मर एम्प्लॉय को? संग्राम भाई साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है। ये सब मेरे पापा ने किया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि मैं हार मान जाऊंगी और विपुल की नौकरी जाने के बाद मैं लौटकर उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और ये ना सही तो कुछ और। हम हार नहीं मानेंगे विपुल, हम दोनों काम करेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। हाँ रिया। अगले दिन जब रिया सभी के लिए चाय बनाकर लाती है, तभी सभी को वो चाय बहुत पसंद आती है। रिया बहू, ये चाय तो वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। और तो और, इसे पीकर तो मेरा सिर दर्द करना झट से रुक गया। मैं तृप्त हो गई इस चाय को पीकर। थैंक यू,
अच्छा, आप सभी की तारीफ़ों को सुनकर ना मुझे एक धांसू सा आइडिया आया है। क्यों ना विपुल और मैं चाय का बिजनेस शुरू कर दें, एक चाय स्टॉल खोलकर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चाय स्टॉल्स वाले आजकल बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। रिया, तुमने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। हाँ रिया, हम चाय का स्टॉल लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इस छोटे से बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तय रहा, विपुल और मैं हम दोनों चाय बेचेंगे। चित्रा भाभी, आपने वो पिछले बार घर पर जो नान खटाई बिस्किट्स बनाए थे, क्या आप मुझे वो बनाना सिखा सकती हो? मैं सोच रही हूँ बाकी स्नैक्स के साथ होममेड नान खटाई बिस्किट्स भी उनको दूँ मैं चाय के साथ अपने ग्राहकों को। बिल्कुल रिया, मैं तुम्हें नान खटाई बिस्किट्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू चित्रा भाभी। रिया और विपुल दोनों भगवान का नाम लेकर अपना टी स्टॉल खोलते हैं और वहां पर रिया चाय बनाकर बेचती है और दोनों मियाँ बीवी उस चाय स्टॉल के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगते हैं। ये देखकर धनराज और नीता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, वो वाला प्लान काम करना मुश्किल है। हमारी बेटी जिसे हमने हमेशा से इतना नाजों से पाला, आज वो सड़क पर चाय बेच रही है। लगता है हमारी ही गलती है, हमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। नीता, जहाँ एक तरफ रिया और विपुल का चाय का बिजनेस और बढ़ने लगता है, वहीं धनराज की कंपनी ठप पड़ जाती है और उसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिस कारण उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अपने पिता के बुरे वक्त में रिया पीछे नहीं हटती और उससे मिलने के लिए वो उसके घर जाती है। तभी मुझे माफ कर दो रिया बेटा, मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ। मुझे भी माफ कर दो बच्चा, हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। हम दोनों हमेशा से ही पैसे के पीछे इतना भागते रहे कि तुम्हें पीछे छोड़ दिया और तुम्हें वो वक्त, वो प्यार दे ही नहीं पाए जिसकी तुम हकदार थी। आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है। आज मैं गरीब हो गया हूँ और तुम अमीर हो गई हो। अब जाकर मुझे ये सीख मिली है कि जिंदगी में अमीरी और गरीबी तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपने मन से, अपने दिल से अमीर होता है, वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता है। रिया अपने मॉम डैड के गले पड़कर रोती है और आखिर में उसके मॉम डैड उसे और विपुल को स्वीकार कर ही लेते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और विपुल और रिया का चाय बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और वो दोनों खूब तरक्की करते हैं। सूरजपुर में शौर्या नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसका गांव में एक ढाबा था। शौर्या अपनी बीवी रीमा के साथ रहा करता था। रीमा और शौर्या दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। शौर्य, तुम बहुत उदास उदास लग रहे हो। अब सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रीमा, ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। आज भी मुश्किल से बोनी हुई है। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं। कैसे घर चलेगा, कैसे होगा सब कुछ, कुछ पता नहीं। मुझे माफ करना रीमा, शादी के बाद हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे। खबरदार, अगर आइंदा से माफी मांगी तो। शौर्य, हम दोनों एक दूसरे से आज प्यार नहीं कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से कितने समय से प्यार करते आ रहे हैं। पहले तो तुम्हारा ढाबा बहुत मशहूर था, लेकिन अब क्या हो गया अचानक? तुम तो इतना बढ़िया खाना भी बनाते हो। पता नहीं रीमा, पहले गांव में सिर्फ मेरा ढाबा ही था, लेकिन समय के साथ साथ अभी गांव में कई सारे और भी नए ढाबे तैयार हो गए हैं, जहां सस्ता खाना मिलता है, इसीलिए शायद। तुम चिंता मत करो शौर्य, हम तुम्हारे ढाबे को फिर से खड़ा करके ही रहेंगे। रीमा शौर्य को एक सुझाव देती है। शौर्य, हम अपने ढाबे पर ऑफर्स रखेंगे, डिस्काउंट्स रखेंगे, चैलेंजेस रखेंगे। इन सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हमारा ढाबा फिर से चल पड़ेगा, देखना तुम। हाँ रीमा, तुम जो कह रही हो वो सब तो एकदम सही है, लेकिन बस ये स्ट्रैटेजीज काम कर जाए। रीमा और शौर्य अपने ढाबे के बाहर ऑफर और डिस्काउंट के बोर्ड लगाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ग्राहक उन बोर्ड्स को देखकर ढाबे में खाना खाने जरूर आएंगे, लेकिन अफसोस, उनके ढाबे पर उस दिन भी कोई नहीं आता। वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। देखा रीमा, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी मेहनत कोई रंग वंग नहीं लाएगी। निराश मत हो शौर्य, सब ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत रखो। अगर यूं इतनी आसानी से हार मान जाओगे ना तो कैसे चलेगा, बताओ भला। तो फिर क्या करूं मैं थक गया हूं अब। मेरे पास एक और आइडिया है जो हमारे ढाबे में ग्राहकों को खींच लाएगा। वो ये है कि हम अपने दोस्त और आस पड़ोस के लोगों को अपने ढाबे पर बैठकर खाना खाने के लिए बोलेंगे और पूरा ढाबा भरा भरा होगा। तभी है ना, जिसे देखकर सब लोगों को हमारे ढाबे में आने का मन करेगा।
हाँ रीमा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और इससे अच्छी मार्केटिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली सोचें तो हम उसी जगह जाते हैं जहां ज्यादा लोग हों, क्योंकि भीड़ देखकर ही हमारे मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि वो जगह सही है। शौर्य और रीमा दोनों उस ट्रिक को अपनाकर गली मोहल्ले के पड़ोसियों और अपने दोस्तों को ढाबे में खाना खाने के लिए बैठाते हैं, ताकि बाहर के लोग ढाबे को भरा हुआ देखकर अंदर आने के बारे में सोचें। चिंता मत करो शौर्य, हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। आई होप सो रीमा। रीमा और शौर्य काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। शौर्य की आंखें नम हो जाती हैं। वो अब दुखी होकर ढाबे को नुकसान झेलते हुए नहीं देख पाता और ढाबे को बेच देता है। वो दोनों उस गांव को छोड़कर जाने का तय करते हैं। क्या हमें यहाँ से जाना होगा? हाँ रीमा, हम अब यहाँ और नहीं रहेंगे। गांव में मेरे फूफा जी और बुआ जी रहते हैं। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मेरी देख रेख की थी। मैं अब गांव में ही सेटल होना चाहता हूँ। ठीक है शौर्य, यही सही रहेगा। शौर्य और रीमा दोनों गोवा चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने फूफा जी आनंदवर्धन और बुआ जी नीलिमा से मिलते हैं। जब वो फूफा जी को अपने ढाबे के बारे में बताते हैं तभी। अरे देखो शौर्य बेटा, यहाँ गांव में तो तुम अपना ढाबा खोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के खाने का स्टाइल ही कुछ और है। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ पर अपने खाने का स्टाइल ला सकते हो, और वो भी मेरे साथ काम करके। कैसी बात कर रहे हो आनंद? शौर्य एक शेफ है और तुम्हारा हॉट एयर बलून राइड का बिजनेस है। अब क्या शौर्य तुम्हारे साथ आसमान में हॉट एयर बलून में खाना बनाकर बेचेगा? कुछ भी बोलते हो। हाँ। अरे नीलिमा, अभी जो कुछ भी तुमने बोला वो एकदम सही बोला है। हाँ, अब शौर्य खोलेगा अपना ढाबा, वो भी आसमान में, बादलों के बीच। शौर्य का हॉट एयर बलून ढाबा। फूफा जी की ये बात सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। होए भी क्यों ना, भला आसमान में कोई ढाबा कैसे खोल सकता है? फूफा जी, ये आप क्या कह रहे हो? आसमान में, और वो भी एक हॉट एयर बलून ढाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ फूफा जी, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। अरे मेरे लाल, जैसे हर एक सवारी में बैठने के बाद लोगों को उस सफर का मजा उठाने के लिए कुछ ना कुछ खाने को लगता है, वैसे ही हॉट एयर बलून की राइड करते समय भी मेरे कस्टमर्स काफी चीजों की क्रेविंग करते हैं, और मेरे हॉट एयर बलून में बहुत स्पेस है। तुम अपने खाने के चार्जेस डबल कर दो, देखना ग्राहक आसमान में खाना खाने के लिए जरूर खर्च करेंगे। वाह फूफा जी, तुसी ग्रेट हो, एकदम सॉलिड आइडिया दिया है आपने मुझे। भगवान करे बस ये आइडिया काम कर जाए। हाँ बुआ जी, लगता है भगवान भी यही चाहते थे, इसीलिए शौर्य और मुझे यहाँ गोवा में ले आए। फूफा जी और शौर्य दोनों अब हॉट एयर बलून राइड्स की जगह पर जाते हैं और हॉट एयर बलून में सारा खाना बनाने का सामान सेट किया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसमें सवार होकर उड़ जाते हैं। ग्राहक आसमान में बादलों के बीच स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पदार्थ खाते हैं। अरे वाह, दिस इज फिनोमिनल। अरे बादलों के बीच बर्गर खाना, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। थैंक यू शौर्य भाई साहब, आपके इस हॉट एयर बलून ढाबे में बहुत मजा आ रहा है। सच कहूं तो उड़ते हुए सवारी लेने से ज्यादा मजा आपके हाथ के इन यमी यमी डिशेस को खाने में आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे शौर्य का हॉट एयर बलून ढाबा ऊंचाइयां छूने लगता है। लोग फोटोज और वीडियोस क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे शौर्य काफी फेमस हो जाता है। ये देखो शौर्य, तुम्हारे हॉट एयर बलून ढाबे में आने के लिए अभी से लोगों ने बुकिंग्स शुरू कर दी है। और तो और पिछले 2 दिनों से तुम ही इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हो। तुमने तो ट्रेंडिंग लिस्ट में फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक को पीछे छोड़ दिया। अरे देखा शौर्य, मैंने कहा था ना ये आइडिया काम करेगा। देखा, कर गया ना काम। हाँ फूफा जी, थैंक यू सो मच, ये सब आपके कारण ही मुमकिन हो पाया। अरे कम ऑन माय चाइल्ड, थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो तुम्हारे पिता जैसा हूँ। पिता जैसा नहीं, आप ही मेरे पिता हो। आई लव यू फूफा जी, आई लव यू बुआ जी। शौर्य के हॉट एयर बलून में बैठकर खाना खाने का सुनहरा एक्सपीरियंस लेने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगते हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये, ऊपर से आपके हाथ का खाना, ओहो माइंड ब्लोइंग। मन तो कर रहा है कि यही बादलों में रहूं और आपके हाथ के टेस्टी डिशेस खाती जाऊं। आप ऐसा भी कर सकती हैं मैम, किसी ने आपको रोका नहीं है।
शौर्य इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसके पास इंटरव्यूज लेने आते हैं और तो और उसे टीवी के रियलिटी शोज में भी बुलाया जाता है। शौर्य अपने हॉट एयर बलून ढाबे से ढेर सारी सफलता प्राप्त कर लेता है और जीवन में खूब आगे बढ़ जाता है। जिस शौर्य को कभी सिर्फ असफलता ही मिलती थी, आज वो बादलों में अपने जायके से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। जीवन में हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए और हमेशा कुछ नया और हटके करते रहना चाहिए। क्या पता शौर्य के बाद अगला नंबर आपका ही हो फेमस होने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।